जी नमस्कार। 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर संसद से इस वक्त की बहुत ही बड़ी जानकारी मिल रही है। टीओआर को लेकर संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लगाया गया, जिसका जवाब शासन की ओर से दिया गया है। तो क्या सवाल किया गया है और क्या सरकार के द्वारा इसका जवाब दिया गया है, दोनों ही आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, संसद में 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया गया है, जिसका जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है। तो सबसे पहले उस सवाल के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो संसद में 8वें वेतन आयोग के टीओआर को लेकर सरकार से किया गया है। तो साथियों, ये प्रश्न आपका 8वें वेतन आयोग के टीओआर से संबंधित लगाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं श्री भुवनेश्वर कालिता जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय तैयार करने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद NCJCM से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो परिषद के मुख्य सुझाव क्या हैं? क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है? क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? सरकार के द्वारा जो उत्तर इसका दिया गया है, वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा उत्तर दिया गया है। का एवं खा प्रश्न का उत्तर बताया गया है। हितधारक परामर्श के भाग के रूप में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद NCJCM से प्राप्त सुझाव की एक प्रति अनुबंध के रूप में संलग्न है। गा एवं घा के प्रश्न का उत्तर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों के साथ साथ प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। इसके अलावा इसमें जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, इसके बारे में भी बताया गया है, जानकारी दी गई है। दिनांक 22/7/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्यसभा के लिखित प्रश्न संख्या 223 के भाग का और खा के उत्तर में संदर्भित विवरण इसका दिया गया है। पूरा विवरण इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा क्या कुछ विवरण दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से सचिव स्टाफ साइड NCJCM के द्वारा अग्रेसित 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय जो विषय हैं उसकी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंधित कार्मिक, रक्षा बल और अर्धसैनिक बलों से संबंधित कार्मिक, तो जो विचारार्थ विषय है उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। का नंबर पे बताया गया निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभों सुविधाओं, पेंशन, ग्रेजुटी और अन्य सेवाओपरांत लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना। आगे इसमें बताया गया है केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बल और अर्धसैनिक बलों से संबंधित कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित ग्रामीण डाक सेवक कहलाने वाले कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, संसद अधिनियम के तहत स्थापित विनियामक निकायों RBI को छोड़कर के सदस्य, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कर्मचारी। खा नंबर पे बताया गया दिनांक 1/1/2026 तक उपयुक्त का में उल्लेखित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए व्यापक संशोधित वेतनमान पर विचार करना। गा नंबर का बताया गया है आयोग विकास और जीवन की आवश्यकताओं, जिसमें पिछले 65 वर्ष में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और दिनांक 1/1/2026 तक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के लिए डॉक्टर एक्रोयड फॉर्मूला में संशोधन करते हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिशों के संदर्भ में उचित और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में न्यूनतम वेतन प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना, लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याणकारी मामले आदि का निर्धारण करेगा।
आयोग वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार खपत इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक करने पर भी विचार करे। तो ये इसमें सुझाव दिए गए हैं। घ नंबर पे इसमें बताया गया 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा अव्यवहार्य वेतनमानों जैसे कि लेवल 1 का लेवल 2 के साथ और लेवल 3 का लेवल 4 के साथ, लेवल 5 का लेवल 6 के साथ विलय करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो ये भी सुझाव इसमें दिया गया है कि जो लेवल है उसको अगले लेवल से विलय करना काफ़ी ज़रूरी इसमें बताया गया है। आगे बताया गया कि MACP योजना में मौजूदा विसंगतियों पर विचार करना और सुस्पष्ट पदानुक्रमिक संरचना के साथ सेवा में न्यूनतम 3 पदोन्नतियां और पदोन्नति पदानुक्रम में MACP की सिफारिश करना, यानी कि एक सेवा काल में 3 पदोन्नतियां इसमें देने की मांग भी की गई। इसका भी सुझाव इसमें दिया गया है। उपयुक्त का में उल्लेखित केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तत्काल स्वीकृति की जाने वाली अंतरिम राहत निर्धारित करने का भी सुझाव इसमें दिया गया है। वेतन और पेंशन में तत्काल विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते महंगाई राहत का प्रतिशत निर्धारित करने की सलाह दी गई, यानी कि जो अंतिम महंगाई भत्ता है वह कितना विलय होगा इसके बारे में भी इसमें सिफारिश की गई है। जो महंगाई भत्ता है उसको कितने प्रतिशत तक इसमें विलय किया जाना है उसके बारे में भी सिफारिश की गई है। विसंगति समिति की बैठकों और संयुक्त परामर्शदात्री प्रणाली JCM की बैठकों में कर्मचारी पक्ष के द्वारा उठाई गई 7वें वेतन आयोग की विभिन्न विसंगतियों का समाधान करना इसमें शामिल है। जो 7वें वेतन आयोग में विसंगति हुई हैं उसको भी इसमें रखा गया है ताकि 8वें वेतन आयोग में कोई भी विसंगति ना हो। पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी, पारिवारिक पेंशन 12 वर्षों के उपरांत पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली, प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात पेंशन में वृद्धि हेतु संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन, पूर्व एवं भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता जैसे मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों में आवश्यक सुधारों पर कार्य करना। तो इसमें 12 वर्ष के बाद पूर्ण पेंशन की मांग इसमें की गई है। साथ ही प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पेंशन में वृद्धि की मांग भी इसमें की गई है। और भी कई प्रकार की जो मांग है इसमें उसकी सिफारिश की गई है। पेंशन भोगियों को कई प्रकार के लाभ इसमें मिलें इसके लिए सिफारिश की गई है। दिनांक 1/1/2004 या उसके उपरांत भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CCS पेंशन नियम 1972 जो कि अब 2021 के अंतर्गत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना और उसे बहाल करना। तो इसकी भी सिफारिश इसमें की गई है कि जो कर्मचारी हैं जो CCS पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत आते थे जो कि अब 2021 के नाम से जाना जाता है, इस योजना की समीक्षा करने के लिए भी इसमें सिफारिश की गई है। CGHS से संबंधित मामले FMA पर संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाओं की सिफारिश करना और डाक पेंशन भोगियों सहित कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कैशलेस परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कार्यावधि की सिफारिश करना। साथियों एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जोड़ा गया CGHS और जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा है उसकी सिफारिश इसमें की गई ताकि कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनके परिवार के सदस्यों का कैशलेस इलाज हो सके। तो इसकी सिफारिश इसमें की गई है। स्नातकोत्तर स्तर तक बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की समीक्षा करना और उसकी सिफारिश करना। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे आवश्यक अग्रिमों की समीक्षा करना और उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना तथा साथ ही समाप्त किए गए अग्रिमों को बहाल करना। जो अग्रिम समाप्त कर दिए गए हैं उनको फिर से बहाल करने की मांग इसमें रखी है। 365 दिनों में 24 घंटे काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी की प्रकृति में शामिल जोखिम और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल में सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना। काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें ये पॉइंट जोड़ा गया है क्योंकि रेलवे के जो कर्मचारी हैं 24 आवर्स वे काम करते हैं और उनका काम काफ़ी जोखिम भरा भी होता है। तो उनको
जो कठिनाई भत्ता है वह देने को लेकर सिफारिश की गई है। हथियारों, गोला बारूद, रसायनों, विस्फोटकों और एसिड इत्यादि के उत्पादन और भंडारण में शामिल अत्यधिक चिरकालिक जोखिमपूर्ण और खतरनाक काम परिस्थितियों पर विचार करना और विशेष जोखिम भत्ता, बीमा, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति आदि की सिफारिश करना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है। जो हथियार, गोला बारूद और रसायन विस्फोटक आदि बनाने का काम जो कर्मचारी करते हैं उनको जोखिम भत्ता और बीमा, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति की सिफारिश इसमें की गई है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर सरकार के द्वारा पूरी वस्तु स्थिति स्पष्ट की है। संसद में इसका जवाब दिया गया है। विपक्ष के द्वारा TOR को लेकर प्रश्न पूछा गया था। NCJCM की सिफारिशों को लेकर भी इसमें सवाल किया गया था कि क्या कुछ सिफारिशें NCJCM से प्राप्त हुई हैं, उसके बारे में भी जानकारी दें। तो सरकार के द्वारा पूरी जानकारी इसमें प्रश्न का उत्तर के माध्यम से दी है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग के TOR से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया गया था संसद में, जिसका जवाब सरकार के द्वारा दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, अपने साथियों को शेयर जरूर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।